हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके बीएफएम का जो यूनिट 12 हमने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले इसका फर्स्ट पार्ट हमने रिलीज़ किया है, तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वो पार्ट जाके देखिएगा और फिर ये पार्ट देखिएगा। ये पार्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट्स रिस्क क्या होते हैं, जो बेसिक रिस्क का डेफिनेशन होता है ना, जिसके बेसिस पे आपका ये पूरा मॉड्यूल चलेगा, उसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये रिस्क का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, बैंकिंग के रिस्क में कई तरीके के अलग अलग रिस्क होते हैं। बैंकिंग बिजनेस जब हम करते हैं तो उसमें से मेन रिस्क कौन से हैं? लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट, मार्केट, डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ये सभी हम डिटेल में देखेंगे अभी स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले रिस्क जब हम बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट करते हैं वो है लिक्विडिटी रिस्क। देखिए, लिक्विडिटी रिस्क अराइज कब होती है पहले समझिए। जब आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से फाइनेंस करते हो। जब बैंक्स, अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होते क्या है। जैसे कि देखिए, लायबिलिटीज़ मतलब ऐसे पैसे जो कि बैंक को रिटर्न देने हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब जैसे कि बैंक ने किसी से एफडी लिया, ठीक है, सपोज 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एग्जांपल हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, वही हम सेम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर बैंक ने किसी से एफडी लिया और सपोज वो एफडी है 1 करोड़ का फॉर एग्जाम्पल, और वही एफडी के पैसे को बैंक ने लोन के तौर पे दे दिया किसे? अभी लोन जब बैंक देगा 1 करोड़ का लोन, ठीक है, सपोज़ इस पे बैंक रेट इंटरेस्ट चार्ज करेगा 9% सपोज़ फॉर एग्जांपल। तो ये जो 9 और 6% के बीच का 3% का गैप है वो है बैंक का मार्जिन। तो ये जो लोन दिया ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म एसेट है, और एफडी जो बैंक ने लिया है वो क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो जब ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के पैसे से बैंक लॉन्ग टर्म एसेट को फाइनेंस करता है, ठीक है, यही पैसे यहाँ पे घुमाता है ताकि वो अपना बीच में इंटरेस्ट का मार्जिन कमा पाए, तो उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क अराइज होती है ये केसेस में। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि लिक्विडिटी रिस्क होती कब है। देखिए, क्या होता है जब आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के पैसे से लॉन्ग टर्म एसेट्स को फाइनेंस करते हो, तो अगर एफडी आपने सपोज 1 ईयर के लिए ली है तो 1 साल के बाद वो पर्सन एफडी को क्या करेगा? तोड़ेगा, ठीक है, वो मैच्योर हो जाएगी। तो लेकिन जब लोन के फॉर्म में बैंक ने पैसा दिया है 1 करोड़, तो वो 1 साल के बाद, 1 साल के टेन्योर के लिए तो नहीं लिया रहेगा ना, कम से कम 5 साल 6 साल, या अगर लॉन्ग टर्म लोन रहेगा तो 30 ईयर्स तक भी हो सकता है अगर हाउसिंग लोन रहेगा तो यहाँ पे एफडी जल्दी मैच्योर होगी और लोन तो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो जब जल्दी मैच्योर होगी तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब कि ऐसा पैसा जो बैंक को वापस देना पड़ेगा। तो ये जो रिस्क अराइज होती है ना कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को बैंक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से जब फाइनेंस करता है और जब लायबिलिटी जल्दी लिक्विडेट हो जाती है और एसेट लॉन्ग टर्म चलता है, तो बैंक पैसा देगा कहाँ से? तो इसी रिस्क को कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, रीफाइनेंसिंग रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियरली समझ में आया स्टूडेंट्स अभी कि लिक्विडिटी रिस्क होती क्या। इसलिए इसके डेफिनेशन में भी देखो क्या बोला है। लिक्विडिटी रिस्क इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फंड्स टू मीट कैश फ्लो ऑब्लिगेशन एंड रीजनेबल रेट। तो अगर बैंक बैंक एबल नहीं है फंड्स को देने के लिए, ठीक है, जब मैच्योर हो गया है तो लिक्विडिटी रिस्क अराइज होती है। ठीक है, तो अभी लिक्विडिटी रिस्क के भी कई सारे पार्ट्स रहते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या क्या है। लिक्विडिटी रिस्क को क्लासीफाई किया जाता है 3 टाइप के रिस्क में: फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क। अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये तीनों पार्ट्स का मीनिंग होता क्या है। देखिए, फंडिंग रिस्क कब होती है? जब बैंक ने जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ली है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो या कुछ डिपॉजिट्स बैंक के पास हो, अगर उसका जल्दी प्री मैच्योरली विड्रॉल हो जाता है, ठीक है, तो होता क्या है कि बैंक ने बोला है कि सपोज़ किसी ने 1 ईयर के लिए एफडी बैंक के पास रखी है और वो 1 साल से पहले ही आके वो एफडी ब्रेक करके अगर लेके जाता है, तो ये क्या होगा? प्री मैच्योर या अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल। मतलब जितना बोला है, जो डिसाइडेड है, उससे पहले ही वो लायबिलिटी वापस लेने आ गया कस्टमर। तो ये केस में प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ टर्म डिपॉजिट्स के केस में बैंक को जो रिस्क अराइज होती है उसे हम कहते हैं फंडिंग रिस्क की। ऐसे केस में बैंक कहाँ से पैसे देगा? अगर उसे सडनली पैसे देने की बारी आई, ठीक है, प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, सेकेंड रिस्क होती है टाइम रिस्क। अभी समझिए टाइम रिस्क होती क्या है। देखिए, जब एक सेकेंड
जब जो परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन का थोड़ा ये हो रहा है, देखिए जैसे कि जब परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, परफॉर्मिंग असेट्स मतलब जैसे कि बैंक ने लोन दिया, एसेट्स मतलब एडवांसेस, ठीक है, एडवांसेस। तो अगर बैंक ने लोन दिया है तो ये क्या है, बैंक के लिए एसेट है। और ये लोन से जो बैंक को पैसा मिलेगा, ठीक है, जो लोन का ईएमआई बैंक को मिलेगा ना, वो अगर ईएमआई आना बंद हो गया, ठीक है, ईएमआई के फॉर्म में क्या रहेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा। तो ये दोनों बैंक किससे लेगा, अपने कस्टमर से, ठीक है, जो एडवांस बैंक ने दिया है, लोन दिया है। तो अगर ये ईएमआई आना बंद हो गया, ठीक है, उसका रेगुलर पेमेंट नहीं किया गया इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में, तो क्या होगा कि ये जो परफॉर्मिंग एसेट है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। और जब ये परफॉर्मिंग एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, तो जो बैंक ने प्लान किया है कि इतने टाइम में मुझे इतना पैसा वापस आएगा ये एसेट से, एसेट मतलब ये लोन से, ठीक है, तो वो नहीं हो रहा है क्योंकि परफॉर्मिंग एसेट एनपीए बन गया। तो ये क्या हुआ, बैंक का लॉस हुआ। तो इसी चीज़ को कहते हैं टाइम रिस्क, मतलब जो टाइम से बैंक ने डिसाइड किया था कि ये टाइम पे मुझे ये एसेट से इतना प्रॉफिट होगा, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे टाइम रिस्क। और तीसरा पार्ट है कॉल रिस्क, ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क का तीसरा क्लासिफिकेशन है कॉल रिस्क। अभी देखिए कॉल रिस्क होता क्या है, जो भी बॉन्ड्स बैंक इशू करते हैं ना, कॉलेबल बॉन्ड्स, अगर वो उसके मैच्योरिटी डेट से पहले रिडीम कर देंगे, ठीक है, समझिए ठीक से कि कॉलेबल बॉन्ड्स या लायबिलिटीज़ आप बोल सकते हो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़, या मतलब आप जैसे कि डिपॉजिट्स भी बोल सकते हो, कि उसके जिस टाइम पे उसको बोला है, मतलब जो बॉन्ड है उसका अगर सपोज़ किसी बैंक ने बॉन्ड इशू किया, ठीक है, 2 साल के लिए सपोज़, तो वो 2 साल से पहले ही अगर उसे रिडीम किया गया, 2 साल से पहले ही अगर उसे तोड़ा गया, तो वो केस में जो रिस्क बैंक के पास आती है उसे कहेंगे कॉल रिस्क। मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले ही आप उसे रिडीम कर रहे हो, ठीक है, किसे, कॉलेबल बॉन्ड्स को। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है 3 टाइप्स लिक्विडिटी रिस्क के, ठीक है, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझा कि लिक्विडिटी रिस्क के तीनों टाइप्स कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है, समझिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या इंटरेस्ट पे बैंक पैसे की लेन देन कर रहा है। जैसे कि देखिए, बैंक जब अपना मार्जिन कमाता है, अपना नेट इंटरेस्ट इनकम कमाता है, या नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप बोल सकते हो, जो बैंक बिजनेस कर रहा है वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा, वो इंटरेस्ट रेट के जो बीच वाला जो मार्जिन है, मतलब वो जहाँ पे असेट में एक इंटरेस्ट देगा, ठीक है, वो लायबिलिटी से कुछ इंटरेस्ट लेगा और असेट से, जैसे कि अभी हमने देखा कि एफडी वो 6% पे दे रहा है और ले रहा है, और 9% पे लोन दे रहा है, तो ये बीच वाला 3% का जो मार्जिन है वही इंटरेस्ट रेट मार्जिन है। किसका इंटरेस्ट रेट मार्जिन है, बैंक का, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट में अगर फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो मार्केट के चेंजेस की वजह से आ जाए, या चाहे आरबीआई के रेपो रेट चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से जो लोन इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन दे रहा है उसमें फ्लक्चुएशंस आ जाए, तो इसमें क्या होता है, बैंक का खुद का मार्जिन कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसी को, अगर बैंक का मार्जिन कम हुआ तो इसी को हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। तो जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना इंटरेस्ट रेट में, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल वैल्यू बैंक को मिल रही है ना असेट लायबिलिटी से, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अभी इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कई सारे रीजंस हैं, चाहे मार्केट वैल्यू इक्विटी से चेंज हो जाए, या चाहे पॉलिसीज़ की वजह से चेंज हो जाए रेगुलेटर के, ठीक है, वो हम देखेंगे ही आगे। लेकिन एट द एंड इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, एट द एंड इसका इम्पैक्ट पड़ता है बैंक के मार्जिन पे, ठीक है। तो इसे 2 तरीके के फॉर्म में देखा जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को। पहला तो है बैंक का अर्निंग, ठीक है, जो कि वो बैंक असेट्स और लायबिलिटी के बीच वाले मार्जिन से कमाता है, और दूसरा है ऑफ बैलेंस शीट पोजीशंस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कि हमने अभी देखा था पिछले लेक्चर में, जैसे कि बैंक गारंटी इशू करता है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, उसके ऊपर भी बैंक का अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस होता है तो बैंक का खुद का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप में इंटरेस्ट रेट रिस्क अफेक्ट करता है।
आगे देखते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क के कितने कितने टाइप्स है स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क के सबसे ज़्यादा टाइप्स है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, देखो पहला है गैप या मिसमैच रिस्क, दूसरा है बेसिस रिस्क, फिर यील्ड कर्व रिस्क है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क है और नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क है। डोंट वेस्ट स्टूडेंट्स, हम सभी देखेंगे डिटेल में सभी का कॉन्सेप्ट कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो देखते हैं गैप या मिसमैच रिस्क होता क्या है। देखिए, गैप या मिसमैच रिस्क क्या होता है, जब बैंक एसेट्स और लायबिलिटीज़ या ऑफ बैलेंस शीट के जो ट्रांजैक्शंस के पोजीशंस रहते हैं, आइटम्स रहते हैं, वो अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट्स पे, अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स पे या रिप्राइसिंग डेट्स पे इशू करता है, और उसकी वजह से जो अनएक्सपेक्टेड मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंजेस आते हैं, तो वो जो बीच वाली गैप या मिसमैच होती है उसी को कहेंगे गैप या मिसमैच रिस्क। इसका एग्जाम्पल देखिए दिया है कि एक एसेट है जो 2 साल में मैच्योर हो रहा है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसे फंड किया गया है एक लायबिलिटी से जो कि 6 मंथ्स में मैच्योर हो रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था एफडी का कि लायबिलिटी क्या है, एफडी। तो 6 मंथ्स में एफडी अगर मैच्योर हो रही है और 2 साल के लिए लोन उसी एफडी को आगे बैंक ने दे दिया, तो क्या होगा, ये जब वो रिप्राइज होगी, ठीक है, एफडी मैच्योर होगी तो उसे देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो नए पोजीशन पे वो फिर री इन्वेस्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम इंटरेस्ट उसको मिलेगा क्या, नहीं। उस टाइम पे जो भी मार्केट में रेट चल रहा है इंटरेस्ट का, उसी रेट पे उसे एसेट भी देना पड़ेगा, ठीक है, और लायबिलिटी में भी उसके फ्लक्चुएशंस करने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट के। तो ये जो बीच वाला गैप जो मिसमैच हो रहा है ना, इसी को कहेंगे गैप या मिसमैच रिस्क, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकेंड टाइप है इंटरेस्ट रेट रिस्क का, बेसिस रिस्क। समझते हैं बेसिस रिस्क क्या होता है। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट पे बैंक डिफरेंट एसेट्स, लायबिलिटी और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स देते हैं, उस जो इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं ना, वो इंटरेस्ट रेट सेम तो नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट रेट का जो मार्जिन है, ठीक है, वो अलग अलग मैग्नीट्यूड पे चेंज होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो इंटरेस्ट रेट बैंक एसेट पे चार्ज कर रहा है, जो इंटरेस्ट रेट बैंक लायबिलिटी पे चार्ज कर रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स पे चार्ज कर रहा है, वो अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड होता है, और वो इंटरेस्ट रेट अलग अलग मैग्नीट्यूड पे चेंज होता है। उसका मैग्नीट्यूड मतलब जिस फैक्टर से वो चेंज होता है ना, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट में बैंक को रिस्क अराइज होता है, उसी को हम कहेंगे स्टूडेंट्स बेसिस रिस्क। ओके, उसी को हम कहेंगे बेसिस रिस्क। ओके, इसके लिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, वो समझते हैं बेसिस रिस्क का। देखिए, बैंक सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से, किसी रिस्क से अभी सफ़र हो रही है तो वो है बेसिस रिस्क, इसीलिए समझना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाया कि क्या होता है बेसिस रिस्क। सपोज़ आज के टाइम पे बैंक ने प्रेजेंटली 2 ईयर का टर्म डिपॉजिट ले लिया, ठीक है। एक नवंबर 2021 का एग्जांपल से उन्होंने बोला है कि 2 ईयर्स के लिए बैंक ने टर्म डिपॉजिट ले लिया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट आप बोल सकते हो। अभी ये जो टर्म डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो किससे लिंक रहेगा, ये रिटेल लोन वाला RLLR, रेपो लिंक लेंडिंग रेट से ये अटैच्ड है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है। तो जैसे RLLR चेंज होगा, वैसे ही बैंक का टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा। अभी आगे क्या हुआ, बैंक ने 2 व्हीलर के लिए लोन भी दे दिया, ठीक है, 2 व्हीलर का कन्वेंस लोन दे दिया, जिसका इंटरेस्ट रेट बैंक ने लिया 8%, जो है रेपो रेट से कनेक्टेड, जो कि है 4% प्लस 4% करंटली। तो बैंक का मार्जिन कितना हुआ, देखिए, टर्म डिपॉजिट 6% पे लिया और लोन कितने में दिया, 8%। तो ये सिर्फ 2% का जो अमाउंट है, ये है बैंक का मार्जिन। अभी आगे क्या होगा, रेपो रेट तो एवरी 2 मंथ्स में चेंज होता है, सब्जेक्ट टू अभी जो जैसे भी अब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो रेपो रेट चेंज होता है। तो अगर इसका मतलब है कि साल में 6 बार, ठीक है, 12 महीने में 6 बार रेपो रेट चेंज होगा, ठीक है। तो अगर ये अभी 4% वाला रेपो रेट है, वो अगर नीचे आके 3.75% हो जाता है, ठीक है, तो बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कितने से कम होगा, 1.75% से। और अगर ये 4% से 4.25% आता है तो बैंक का मार्जिन ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि जिस इंटरेस्ट रेट्स पे बैंक एसेट्स और लायबिलिटीज़ का लेन देन कर रहा है, वो इंटरेस्ट रेट्स जिस चीज़ से कनेक्टेड है वो अलग अलग चीज़ें हैं और वो अलग अलग मैग्नीट्यूड पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं।
तो इसकी वजह से जो रिस्क आता है उसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स बेसिस रिस्क। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी ठीक से समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप है रिस्क का यील्ड कर्व रिस्क। अभी देखते हैं यील्ड कर्व रिस्क क्या होता है। देखिए, बैंक्स क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, जो इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स देते हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट का यील्ड कर्व है वो अलग अलग टाइप से चेंज होता है। जैसे कि कौन से बेंचमार्क पे बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। जैसे कि ट्रेजरी बिल्ड यील्ड्स पे दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट वाले रेट पे दे रहा है, कॉल मनी रेट्स पे दे रहा है, मिबोर पे दे रहा है, ठीक है। तो जिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट पे बैंक अपने असेट्स और लायबिलिटीज़ को दे रहा है उनके बीच में भी फ्लोटिंग आ सकता है, ठीक है, वो भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो वो एक दूसरे के अकॉर्डिंगली जिस कर्व में फ्लक्चुएट होंगे, ठीक है, तो ये एक तरीके का नॉन पैरेलल मूवमेंट होगा। किस लिए? क्या ये बैंक प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट अलग अलग यील्ड्स पे फ्लक्चुएट होंगे तो क्या वो पैरेलल रहेंगे? नहीं, वो नॉन पैरेलल रहेंगे। तो ये बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसे डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो इसी रिस्क को कहते हैं यील्ड कर्व रिस्क। तो यील्ड कर्व रिस्क बेसिकली होता क्या है, ये एक तरीके का ऐसा बेसिस रिस्क है जिस पे अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड पे तो चेंज होंगे ही, लेकिन वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जिस यील्ड में जिस कर्व में चलेंगे वो हमेशा नॉन पैरेलल रहेगा और डिफरेंट मैच्योरिटी बेंचमार्क पे वो अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटी के लिए अलग अलग वे में परफॉर्म करेंगे। तो एट द एंड इसमें अफेक्ट क्या होगा, बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम अफेक्ट होगा और ये जो रिस्क क्रिएट हो जाएगा इसे हम कहेंगे यील्ड कर्व रिस्क, ठीक है। इसका एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिया है कि जब एक ऐसी लायबिलिटी जो कि सपोज़ बैंक ने दी है 91 डेज़ का ट्रेजरी बिल सपोज़ बैंक ने दिया है, ठीक है, फंड किया है 91 डेज़ का लायबिलिटी बैंक ने लिया है और उसे फ़ंड किया है एक असेट को 364 डेज़ के ट्रेजरी बिल से, लेकिन दोनों का जो इंटरेस्ट रेट सिनारियो है वो अलग अलग चलेगा, ठीक है। 91 डेज़ के ट्रेजरी बिल का अलग चलेगा और 364 डेज़ के ट्रेजरी बिल का अलग चलेगा। तो ये क्या होगा, नॉन पैरेलल मूवमेंट ऑफ यील्ड कर्व हो जाएगा और इसमें अफेक्ट क्या करेगा एट द एंड बैंक का खुद का प्रॉफिट। नेक्स्ट रिस्क है स्टूडेंट्स एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। देखिए, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या होती है, जब मार्केट के इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, जब मार्केट के इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि प्री मैच्योरली विड्रॉल होता है कैश क्रेडिट का या लोन्स का या डिपॉजिट्स का, ठीक है। जैसे कि मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ तो किसी ने अपना डिपॉजिट है वो ऐड किया तो वो रिस्क नहीं हुआ, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है डिपॉजिट्स में और कस्टमर को पता चला कि मुझे कहीं और अगर मैं ये पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्री मैच्योर विड्रॉल करेगा, ठीक है। या अगर आप ट्रेडिंग बुक देखोगे बैंक का तो उस केस में भी मार्केट इंटरेस्ट रेट में अगर फ्लक्चुएशंस आते हैं तो जहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वो वहीं पे जाके इन्वेस्ट करेगा। तो ये क्या हो रहा है कि मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस की वजह से प्री मैच्योर विड्रॉल हो रहा है, चाहे कैश क्रेडिट हो, चाहे लोन्स हो, चाहे डिपॉजिट्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो। तो ये अफेक्ट क्या करेगा, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये क्रिएट करेगा बैंक के लिए एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, ठीक है, ताकि फिर बैंक के पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे और कस्टमर के पास कई सारे ऑप्शन रहेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अभी री इन्वेस्टमेंट रिस्क फिर से सेम ही है। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट वाम से ही पता चलता है कि जब आपने एक इन्वेस्टमेंट आपकी मैच्योर हुई आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर अभी फ़िलहाल के लिए बैंक ने एक लायबिलिटी दी, ठीक है, एक एफडी दी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कुछ टाइम के बाद तो अभी अगर एक बैंक सपोज 6% दे रही है तो नॉट नेसेसरी दूसरी बैंक भी 6% ही देगी। हो सकता है वो 5.75% दे या हो सकता है वो 6.25% भी दे। तो कस्टमर को जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब री इन्वेस्टमेंट करने की बारी आएगी ऑब्वियसली कस्टमर को जहाँ पे ज़्यादा इनकम मिल रहा है वो वहीं पे अपना पैसा डालेगा। तो ये री इन्वेस्ट किया कस्टमर ने, लेकिन जब बैंक की बारी आती है तो उसके सामने ये एक चैलेंज रहेगा कि कैसे मैं मेरे पास जो भी डिपॉजिट्स का पैसा है, जो भी लायबिलिटी मैंने ली है फॉर गिविंग एज एन असेट, वो मैं कैसे उसे अपने पास रखूँ ताकि
मुझे री इन्वेस्टमेंट रिस्क ना फेस करने पड़े, ठीक है। मतलब जहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कस्टमर तो वहाँ पे जाएगा, लेकिन बैंक के लिए ये एक तरीके का क्या हो जाएगा, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। अगर नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट होता है, क्या होता है, अगर नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट होता है तो वो केस में बैंक री इन्वेस्टमेंट रिस्क फेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिस्क है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। तो ऑब्वियसली अभी जैसे जैसे अगर बैंक के एसेट्स उसके लायबिलिटी से ज़्यादा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझे स्टूडेंट्स। अगर बैंक के एसेट्स लायबिलिटीज से ज़्यादा है और अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं तो वो केस में बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो सीधा सीधा अफेक्ट करेगा और ये क्रिएट करेगा बैंक के लिए नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क, ओके। मतलब अगर लायबिलिटी कम है और वो लायबिलिटी का पैसा ही फंडिंग के लिए, एसेट्स के लिए दे रहा है, एडवांसेस के लिए दे रहा है, और अगर उसमें भी इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशन आ जाता है मार्केट में, तो सफ़र कौन करेगा, बैंक करेगा, क्योंकि वो अपना मार्जिन से प्रॉफिट कमाने का कोशिश कर रहा है लेकिन वहाँ पे वो नहीं कमा पाएगा, ठीक है। सो ये है लास्ट पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है मार्केट रिस्क, ठीक है। नाम से ही पता चलता है जो भी मार्केट में जो ट्रेडिंग बुक वाले सभी ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स वो मार्केट रिस्क से अफेक्ट होते हैं, ओके। तो मार्केट में अभी फ़िलहाल क्या जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना इंटरेस्ट में, उसकी वजह से ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बुक, जो ट्रेडिंग बुक है ना बैंक का, उसमें जो भी रिस्क अराइज होता है उसी को हम कहेंगे मार्केट रिस्क। उसे आप प्राइस रिस्क भी बोल सकते हो, मार्केट रिस्क को आप प्राइस रिस्क के नाम से भी जान सकते हो। तो देखते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक बात समझना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग बुक वाले सभी ट्रांजैक्शंस आते हैं मार्केट रिस्क में। और मार्केट रिस्क कब अराइज होता है, जब मार्केट में शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं इंटरेस्ट रेट्स में, तो जो प्राइस रिस्क अराइज होता है उसी को हम कहेंगे मार्केट रिस्क। उसके टोटल कितने टाइप्स है देखिए, फॉरेक्स रिस्क और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क है, सिर्फ 2 ही टाइप्स है। समझते हैं क्या है फॉरेक्स रिस्क, क्या होता है समझिए स्टूडेंट्स। फॉरेक्स रिस्क मतलब नाम से पता चलता है ये फॉरेन एक्सचेंज वाला रिस्क है। यहाँ पे बेसिकली जो एक्सचेंज रेट रिस्क है, मतलब जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, तो होता क्या है, आज जो अपना करेंसी कोटिंग है उसका रेट सेम नहीं रहेगा। जैसे कि 1991 में $1 इज़ इक्वल्स टू 31.37 रुपीज़ था, लेकिन आज के अगर अगस्त 22 2022 का आप देखोगे तो $1 कितने रुपए में आता है, 79 में। हो सकता है ये बढ़ भी जाए, हो सकता है ये कम भी जाए, लेकिन एज़ पर US के जो करेंसी है उसके हिसाब से इंडिया का हमेशा करेंसी इन्फ्लेशन में ही चलता है। तो मोस्टली अपना जो प्राइस है अगेंस्ट US डॉलर वो हमेशा बढ़ ही रहा है, ठीक है। मतलब अपना ये जो 79 है अभी आप करंटली आई गेस इट इज़ 81, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लक्चुएट होता ही रहेगा। तो इसका इफ़ेक्ट किस पे होगा, आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप कौन से रेट पे दे रहे हो, आप स्पॉट पे दे रहे हो, आप फॉरवर्ड रेट पे दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे जैसे रूपी का डेप्रिसिएशन होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉलर, तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिज़नेस है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिज़नेस में इन्वॉल्व कौन होता है, बैंक, क्योंकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है, ठीक है, वो गारंटी दे रहा है। तो अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट कर भी दिया तो उसमें अफेक्ट कौन करेगा, ड्यू टू दिस मार्केट एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, ठीक है, बैंक का मार्जिन अफेक्ट होगा। तो यही चीज़ क्रिएट करता है फॉरेक्स रिस्क को, ठीक है, फॉरेक्स रिस्क को किसी बैंक के सामने, ठीक है। तो इन केस देखे जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया एग्जांपल में, अगर $1 की प्राइस 79 है सपोज़, और अगर ये 77 हुई तो अफेक्ट कौन करेगा, एक्सपोर्टर, लेकिन ये 79 से 81 हुई तो इंपोर्टर अफेक्ट करेगा। मतलब किसी एक का लॉस होना तो कन्फर्म है, ठीक है। तो ये किस केस में होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के केस में। जब वो चैप्टर आएगा मॉड्यूल 1 का तब हम ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझें कि जो अपना एक्सचेंज रेट है फॉरेक्स करेंसी के साथ, उसकी वजह से जो रिस्क आता है बिजनेस में बैंक को, उसको कहते हैं फॉरेक्स रिस्क, ठीक है। और लास्ट पार्ट है मार्केट रिस्क का, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। इन सभी चीज़ों की वजह से जो लिक्विडिटी, जो ईजीली लिक्विडेट करने की जो ट्रांजैक्शन है, लास्ट ट्रांजैक्शंस, अगर उसमें बैंक इनेबल होता है, मतलब वो अगर आसानी से उसे लिक्विडेट नहीं कर पाता, ठीक है, ड्यू टू करंट मार्केट पोजीशन, तो उसे कहते हैं मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स टाइप मार्केट रिस्क के।
अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क। देखिए कॉन्सेप्ट समझे होता क्या है, डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क क्या होता है। ये सिंपली इतना इसका इतना ही मतलब है कि बैंक का जो बोरोअर है, काउंटर पार्टी है, जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन करता है, अगर वो फेल हो गया बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करने के लिए, उसके पैसे वापस देने के लिए, तो जो बैंक दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, जो एनपीए होता है, उसी की वजह से जो क्रेडिट रिस्क होता है उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क। मतलब वो पैसा डिफ़ॉल्ट हो जाता है। इसके टोटल 2 टाइप्स है, काउंटर पार्टी रिस्क या कंट्री रिस्क। ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या है कि जो भी परफॉर्मिंग असेट्स अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो भी बैंक ने लोन दिए हैं उसे वो वापस आने के चांसेस पूरे बंद हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं, कॉल मनी बोरोइंग जो होता है वो अनसिक्योर होता है। और उसी के केस में अगर मतलब ट्रेडिंग के केस में बेसिकली क्या किसके चीज़ बारे में बोल रहा है बैंक, ट्रेडिंग के केस में जो ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अगर वो इनेबल हो जाता है, ठीक है, उसकी इनएबिलिटी टू परफॉर्म हो जाती है, एनपीए हो जाता है, तो जो रिस्क क्रिएट होता है उसी को कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, क्योंकि काउंटर पार्टी फेल हो गई तो रिस्क किसे झेलना पड़ा, बैंक को। तो जो बेसल के प्रिस्क्रिप्शंस आए थे ना, वो इसी रिस्क की वजह से आए थे, काउंटर पार्टी रिस्क की वजह से, कि काउंटर पार्टी अगर फेल हो गई पैसे देने से, जिसे हम हर्स्टेट रिस्क के नाम से भी जानते हैं, इसी की वजह से बेसल की पूरी प्रिस्क्रिप्शन आई थी, वो हम आगे देखेंगे। और लास्ट पार्ट है स्टूडेंट डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क का कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क मतलब क्या है कि अगर किसी कंट्री के गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसीज चेंज होते हैं, तो वो फाइनेंशियल पॉलिसी जो भी चेंज होती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज़, तो उसकी वजह से जो वहाँ के 2 बैंक्स के बीच में, अगर सपोज ये कंट्री ए का बैंक है और ये कंट्री बी के बैंक है, उनके बीच के अगर कुछ लॉसेस होते हैं ड्यू टू कंट्री के पॉलिसी चेंज होने की वजह से, या उसके बोरोअर अगर नॉन परफॉर्मिंग हो जाए, नॉन एनपीए हो जाए, लेकिन बोरोअर फेल हो जाए, लेकिन कंट्री की पॉलिसी की वजह से बैंक ए दूसरे कंट्री के बैंक के बोरोअर के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो वो भी एक तरीके की कंट्री रिस्क हो जाती है। ओके, तो ये 2 टाइप्स थे स्टूडेंट्स, डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क के, काउंटर पार्टी रिस्क और कंट्री रिस्क। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर ठीक से समझ में आया, क्या होते हैं ये टाइप ऑफ रिस्क। अभी भी रिस्क बचे हैं, वो हम आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे आई होप आपको बेसिक से एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझ में आया। मैंने एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया कि हर एक टाइप का रिस्क होता क्या है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे आने वाले पार्ट में हम बाकी के रिस्क कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि सभी की एग्ज़ाम क्लियर होने में हेल्प हो सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।